डिलीजेंट स्टडी एसी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सब टॉपिक नंबर 6 और 7। ठीक है, और आपको मैंने अगर ध्यान हो तो लास्ट टाइम बताया था विपश्यना के बारे में, विपश्यना मेडिटेशन सेंटर के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था एक मेडिटेशन, शायद मैंने आपको बताया था कि मेडिटेशन टेक्निक एक बताते हैं कि आपका 10-11 दिन का फॉर बिगिनर्स ना ये कोर्स होता है। मैंने खुद किया हुआ है स्टूडेंट लाइफ में अपनी। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली करते हैं जस्ट इम्प्रूव देयर कंसंट्रेशन, और बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी आपको जो कॉन्सेप्ट है जिसमें घंटा 2 घंटा लग रहा है वो बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं समझ में। तो मैंने खुद किया हुआ 3 बार, और जब मैं टीचर बन गई थी और स्कूल्स में पढ़ाना शुरू अभी मैंने नहीं किया था, वैसे अभी जैसे ट्रांजिशनल पीरियड था तो तब मैंने ये एक बार और किया था। तो टोटल मैंने 2-3 बार ये कोर्स किया हुआ है। 11 दिन का ये बिगनर्स के लिए कोर्स होता है। अगर आप बहुत ज्यादा कर लेते हो इसको तो एडवांस कोर्स भी महीने 2 महीने भर का कुछ ऐसा होता है, वो डिटेल्स आप खुद ही देख लेना। बट मैं इस पे क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो टेक्निक है ना मेडिटेशन की, ये भगवान बुद्ध ने अपने फॉलोअर्स को और अपने डिसाइपल्स को दी थी। ठीक है, और इसी टेक्निक की वजह से मतलब थ्रू आउट उन्होंने तो कई साल, हम तो 10-11 दिन करके आ गए थे, लेकिन उन्होंने अपने कई साल करके और हर वक्त मतलब बाद में कहते हैं कि जब आप इसमें मतलब काफी आगे चले जाते हो ना तो कोशिश करो कि इसको हर वक्त कर रहे हो। मतलब इस वक्त अगर आप बात भी कर रहे हो किसी से तो उस टेक्निक को फॉलो करते जाओ। तो भगवान बुद्ध ने इस टेक्निक को फॉलो करते करते ही एनलाइटनमेंट, या आप कह लो कि मतलब अपनी सदगति को वो प्राप्त ही इस टेक्निक के बेसिस पे हुए थे कि उनके सारे मतलब आप कह लीजिए कि जो उनकी वो गति जिसमें वो जन्मों के बंधन से मुक्त हो गए थे, वो मिली ही इस वजह से। ठीक है, कि उनका दोबारा जन्म नहीं होगा। वो इतने मतलब इस दीन दुनिया की सारी इन चीजों से इतने मुक्त हो चुके थे, वो इसी टेक्निक की वजह से हुए थे। यही आपको मतलब बताया जाता है। तो इसके बारे मतलब ये कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध ने यही एक जैसे मेडिटेशन टेक्निक क्या सिखाते हैं इसमें कि आप ना, खाना आपने कुछ नहीं है, आपको जितना वो देंगे, जो वो देंगे उतना। अच्छा, दूसरा इसका कोर्स की उस टाइम पे तो कोई फीस होती नहीं थी, बल्कि अगर आपने, कई लोग तो 10 रुपए दे के भी चले जाते थे। मतलब आप 10-12 दिन वहां रहे हो, आपको वो खाना खिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप मतलब क्या दान दो। वो कहते थे आपका जितना दिल करे उतना दान दो, कोई फीस नहीं होती थी। तो देने वाले 10,000 भी दे देते थे, नहीं देने वाले 10 रुपए भी दे के जाते थे। और वहां पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसकी फीस क्यों नहीं रखी हुई, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको ये बताना है कि भाई आप दूसरे के दिए हुए पर अपना भरण पोषण कर रहे हो। मतलब आपको जो खाना मिल रहा है ना, वो किसी दूसरे के पैसे का है। तो इट इज वो बेसिकली ये बताने के लिए कि आप जैसे बुद्धिज्म में ये अभी आप पढ़ोगे ना, देखो पॉइंट नंबर 2 देखो, लिविंग ऑन समवन एल्सेस आर्म्स। लिविंग ऑन आर्म्स, जो किसी और ने आपको दिया है, आप उस पर अपना भरण पोषण करोगे। तो वो कॉन्सेप्ट बताने के लिए ये एक चीज उन्होंने वहां पे रखी हुई है। मतलब वहां पे ना बहुत ज्यादा बुद्धिज्म की जो बेसिक कंसेप्ट हैं, मतलब जो मेडिटेशन से रिलेटेड कंसेप्ट है, काफी सारे उन्होंने समझाने के लिए वही काफी सारा वही तरीका रखा हुआ है जो भगवान बुद्ध ने आम जनता को सिखाना चाहा है। ठीक है, और उसके बाद आपको मेडिटेशन टेक्निक को क्या सिखाते हैं, आपने कुछ नहीं करना, आपने किसी से बात नहीं करनी, आपके पास फोन लैपटॉप सब उनके पास आपको रखना पड़ता है ताकि कोई कम्युनिकेशन ना हो। ये मेडिटेशन का पहला रूल। आपने किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखनी, कि कम्युनिकेट नहीं करना आपने किसी के साथ। नजर से भी एक तरीके से कम्युनिकेट हो जाता है ना, तो वो भी आपने उनके साथ किसी के साथ नहीं करना है। इसीलिए आपको वहां पे आपको मतलब इन सारी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को हटाना होता है, और आपने नजर आपने ऊपर नहीं करनी है, किसी से जबान से भी बात नहीं करनी, एक्सप्रेशन से भी बात नहीं करनी, नजरें आपकी झुकी हुई रहेंगी, किसी की तरफ आप नहीं देखोगे। ठीक है, और मेडिटेशन हॉल में ये क्या करते हैं, आप चुपचाप बैठोगे और आपको कहा जाएगा आंखें बंद करो, और जो आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो ना, तो आप ऑब्जर्व करो कौन से नॉस्ट्रल से जा रही है आ रही है, एंड ऑब्जर्व कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो मैंने आपको शायद बताया भी था कि बड़े फनी फनी एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ लोगों को बड़े डर लगता है, बट कुछ को बड़ा फनी एक्सपीरियंस होता है कि भाई कभी पैर में खारिश हो रही है, कभी आपको लगता है कि भाई कोई सुई चुभ रही है, जबकि होता कुछ नहीं है ऐसा, इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, और 10-11 दिन के बाद जब आप बोलते हो ना तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो भगवान बुद्ध ने अपने डिसाइपल्स को, अपने शिष्यों को समझाया कि जो आप कहते हो ना, ये इन्होंने धर्म का प्रचार किया। अपार्ट फ्रॉम मॉरल लेक्चर्स और धर्म से रिलेटेड जो मेडिटेशन टेक्निक जो उन्होंने
बताइए, वो रफली यही है। ठीक है। अब इनके यहाँ पे क्या, जैसे संघ क्या था, संघ एक ऑर्गेनाइजेशन बनी होती थी मॉन्क्स की और नन्स की, जिनको भिक्षुक या भिक्षुनी भी कहते हैं। भिक्षुक और भिक्षुणी ये हिंदी के टर्म्स हैं। ठीक है। तो इसको जब आप अपने बुक में पढ़ोगे वो भिक्खु लिखा आएगा। भिक्खु मतलब भिक्षुक को कहा हुआ है, कि पाली भाषा में लिखा हुआ है। भिक्षुणी भिक्खुनी लिखा हुआ है। भिक्खुनी क्या है, पाली भाषा में नन के लिए लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये संघ के मेंबर्स होते थे, मतलब मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन होती थी इनकी, और ये धर्म का प्रचार करते थे। धर्म क्या है, धर्म। धर्म कौन सी भाषा, पाली भाषा में। ठीक है। इनको बड़ी सादगी से रहना है। इनको बड़े, मतलब अगर आप किसी ने की है ना विपश्यना, तो आपको समझ आ जाएगा कि सादगी से रहना है तो वो आपको किस तरीके से रहने को देते थे। ठीक है। आपको सुबह आपको मतलब बहुत सिंपल खाना देंगे, बड़े सिंपल तरीके से आपको रहना है। और आपको, आप जब इससे वो इवन साइट पे जाके इनका वो पढ़ोगे ना, तो ये लिखेंगे कि आप बड़े सिंपल ड्रेस में, लाइट कलर के क्लोथ्स में आओगे। ठीक है। आप यहाँ पे अगर आते हो 10-11 दिन के कोर्स के लिए, तो प्रेफर करो कि लाइट कलर के क्लोथ्स में आओ, सादे वस्त्रों में आओ, सादगी से रहना है आपने। ठीक है। अच्छा, अब इनके जो संघ में होता था, इनको करना क्या होता था, अगर इनको खाना खाना है तो इनको जाके बाहर जाके मांगना होता था, मॉन्क्स को, नन्स को, भिक्षुओं को और भिक्षुणियों को, या भिक्षुओं को और भिक्षुणियों को बाहर जाके मांगेंगे, लोगों से मांगेंगे, और जो इनको मिलेगा इनको वही खाना, उनको वही खाना होगा। ठीक है। जितना इनको, अगर सूखे चावल ही किसी ने दिए तो भाई सूखे चावल खा के ही वो दिन निकालना पड़ेगा। ये इनका रूल है। ठीक है। और ये क्यों फॉलो करते थे, ये क्यों मांगते थे, और ये क्यों ऐसे होता था, क्योंकि इनके अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि आप किसी से मांगते हो तो आपकी ईगो का नाश होता है, आपकी ईगो खत्म होती है, आपका अहम खत्म होता है। तो ये एक इनका बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो ये बताते हैं। और मतलब ये इस तरीके से ये मतलब कोशिश करते हैं हमें सिखाने की। ठीक है, इस कोर्स में। और ये भगवान बुद्ध ने काफी कोशिश की थी कि हम लोग, मतलब आम जनता में इसका काफी प्रचार किया था। तो ये बेसिक इनका रूल होता था। इसका मतलब यही होता था कि आपका अहम जो है, आपकी जो ईगो है, उसका नाश हो। अच्छा, अब ब्राह्मणों में ये होता था, एक रूल था कि भाई अगर आप, ब्राह्मण जो है वो किसी मतलब प्रोस्टिट्यूट के हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं, और कोई लोअर वर्ण का हो उसके हाथ से भी, या चांडाल और इस तरीके की पर्टिकुलर जो सोशल क्लासेस होती थी उनके हाथ से उनका दिया हुआ बिल्कुल नहीं खाएगा। लेकिन बुद्धिज्म थोड़ा सा लिबरल था इस मामले में। भगवान बुद्ध खुद एक आम्रपाली, अगर आपने नाम सुना हो, बड़ी फेमस प्रोस्टिट्यूट थी, नगर वधु के नाम से या गणिका के नाम से भी, मतलब हिस्ट्री में की बुक्स में उसको अगर आप देखोगे तो नगर वधु या गणिका के नाम से वो आएगी। गणिका आम्रपाली, उसका नाम अम्बापाली होगा पाली भाषा में। पाली भाषा में उसका भी नाम जो है वो बदल के अम्बापाली है। ठीक है, आम्रपाली है नहीं तो वो। तो वो भी एक मतलब बुद्ध की फॉलोअर थी। तो वो प्रोस्टिट्यूट। लेकिन बुद्धिज्म इतना लिबरल था कि भगवान बुद्ध खुद उसके उसके यहाँ पे एक बार गेस्ट बन के गए। ठीक है, कि भाई गेस्ट बन के उन्होंने खाना खाना तो जो दिया सो डेफिनेटली एक्सेप्ट किया। उन्होंने उनका आदर सत्कार के लिए जब उन्होंने न्योता दिया कि आप मेरे मेहमान बने, कृपा करके मेरे यहाँ पधारे, मेरे मेहमान बने, तो भगवान बुद्ध ने उनका ये ऑफर भी एक्सेप्ट किया था कि हाँ मैं आ। तो उन्होंने बुद्धिज्म में इस तरह से किसी भी पर्टिकुलर सोशल क्लास को पूरी एक्सेप्टेंस थी। ठीक है, चाहे आप चांडाल हो। ठीक है, चांडाल्स के बारे में भी हमने डिस्कशन बहुत की है पुराने चैप्टर्स में। चाहे आप चांडाल हो, चाहे स्लेव हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी क्लास हो, शूद्र हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। संघ के मेंबर्स कौन होते थे, राजा भी हो सकता था, कोई गहपति, अगर आपको याद हो गहपति इतना रिच आदमी, मतलब होने एक रिच क्लास डेवलप हो रही थी विलेजेस में, जो जब उनकी मतलब उनके पास इतना पैसा होता था कि कई बार उनको अपने पास बॉडीगार्ड रखना पड़ता था। तो गहपति भी उनका हो सकता था, वो काफी डोनेशंस देते थे, दे सकते थे, बहुत रिच है। ठीक है, राजा भी हो सकता था, वो बहुत डोनेशन देता था। लेकिन शूद्र भी हो सकता था, चांडाल भी उसका मेंबर हो सकता था, प्रोस्टिट्यूट भी हो सकते थे। आम्रपाली वॉज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। वो इनके मतलब उसने एक तरीके से वो उसने बुद्धिज्म को लिया था, फॉलो कर रहा था। ठीक है, वो इनकी एक तरीके से काफी बुद्धिज्म को काफी मानने लग गई थी। काफी मतलब ये बात की बात है, तो वो बुद्धिज्म को काफी मानती थी। ठीक है। अब इसके बाद क्या आपका आता है, अच्छा उसके बाद संघ में इनिशियली तो देखो बहुत शुरू शुरू की बात है। वैसे तो औरतें और सारे लोग, हर वर्ण के लोग
संघ में आ जाते थे, उसके मेंबर बन सकते थे। पर शुरू शुरू में क्या था कि भगवान बुद्ध इस बात को ना मतलब फीमेल्स को एंटर नहीं करने दे, मतलब मतलब संघ का पार्ट नहीं बना देते, मतलब नन कोई नहीं बन रहा था वहां पे। इनकी अपनी जो माँ है, माँ मतलब जिन्होंने इनकी परवरिश की है, महाप्रजापति गौतमी, इनकी जो अपनी माँ थी उनका नाम था माया, और वो इनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद गुजर गई थी, वो रह नहीं, वो मतलब नहीं थी, जिंदा नहीं रही। तो उनकी माता के गुजरने के बाद उनके पिता ने उनकी मासी से, यानी कि उनकी माँ की बहन से शादी की। तो महाप्रजापति गौतमी बेसिकली उनकी वो मासी थी जिन्होंने इनको पाला पोसा था, भगवान बुद्ध को पाला पोसा था। तो इन्होंने 3 बार कम से कम कहा कि मुझे संघ में एंट्री दे दो, मुझे इसका मेंबर बना दो, मुझे आने दो संघ में, मुझे ले लो, संघ में ले लो। पर भगवान बुद्ध ने तीनों बार इनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको मना किया था, और अल्टीमेटली इनके जो बहुत ही प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने कन्विंस किया कि नहीं आने दें, आप फीमेल्स को भी आने दें। तो उसके बाद कहीं जाके महाप्रजापति गौतमी पहली फीमेल बनी थी जो संघ की मेंबर बनी, और उसके बाद फीमेल्स को एंट्री इन्होंने दी संघ में, इनिशियली नहीं दे रहे थे। ठीक है। अच्छा, और ये लेडीज क्या होती थी, कई बार ये इतनी मतलब इतना ज्यादा ज्ञान इनको मिलता था, या इतनी ऊंचाई पे ये पहुंचती थी, या इतनी इनलाइटेंड हो जाती थी कि ये थेरीज बन जाती थी। अब थेरीज क्या होता है, वो इज्जतदार औरतें जो लिबरेशन जिनको मिल जाती है, ठीक है, और वो जो धर्म का प्रचार भी करती है। ठीक है। अब बेसिकली फॉलोअर्स तो यहाँ पे बड़े अलग अलग सोशल ग्रुप से आते थे, मैंने आपको बताया गृहपति भी आ जाएंगे, राजा भी होगा, हर कोई आएगा। अजात शत्रु के लिए भी कहते हैं, और दूर कहाँ जाना, आपके जो ये अशोक हमारे जो द ग्रेट मॉडर्न किंग है, वो भी बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। और जैनिज्म को फॉलो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैनिज्म को फॉलो करते थे। वो बाद में मतलब जैनिज्म को फॉलो करने लगे थे। अशोक ने भी बाद में बुद्धिज्म को फॉलो किया था। ठीक है। तो ये इस तरह ये फॉलोअर्स जो थे बुद्धिज्म के, वो बेसिकली अलग अलग सोशल ग्रुप से, सोशल कास्ट से आ रहे थे। अब संघ जो आपका ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ फैसले लेने होते होंगे। तो क्या था संघ का ट्रेडिशन, संघ का ट्रेडिशन होता था गण संघ पे बेस्ड होता था। गण संघ का मतलब होता है कि भाई आप आके बैठो सब लोग, और आपस में बातचीत करो, और फिर आम सहमति से उस किसी भी चीज का फैसला होता है। अगर मान लो ये चीज फेल हो जाती है, आम सहमति किसी चीज पे बन नहीं पाती है, तो फिर वोटिंग सिस्टम होता था, वोटिंग से फिर वो फैसले लिए जाते थे। ठीक है। कोई लड़ाई वाली बात नहीं। अब फंक्शनिंग जो होती थी उसकी इसी पे गण संघ वाले तरीके पे ही बेस्ड होती थी। ठीक है। अब बुद्धिज्म बड़ा पॉपुलर हुआ, बड़ा रैपिडली ग्रो कर गया, मतलब इंडिया के बाहर भी हो गया, फैलने लग गया, और लोगों के अंदर भी बड़ा पॉपुलर था। तो लोगों में ये पॉपुलर क्यों था, लोगों में पॉपुलर इसलिए था क्योंकि उस टाइम पर जो हमारा समाज बदल रहा था। ठीक है। जैसे व्यापार आज तो बड़ी कॉमन बात है, पर उस टाइम पे नई नई नया था। व्यापार और व्यापारियों की ये जो बढ़ती हुई क्लास थी ना, ये उस टाइम पे एक बड़ा नया सा मतलब एक तरीके से नई सी चीज आ रही थी। अब ये जो बदलता हुआ समाज था, इसको एक्सेप्टेंस मिल रही थी बुद्धिज्म से। ब्राह्मणों के जो अगर आप उस टाइम पे देखें, कुछ रूल बुक्स ये कहते हैं कि व्यापारी मतलब कुछ आइटम्स उन्होंने काफी सारे मतलब क्लियर कट लिखे हुए हैं, फलाने फलाने कमोडिटीज में अगर आप इस चीज का व्यापार करते हो, तो आपके यहाँ से खाना नहीं खाना है ब्राह्मण ने, या ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। या आप मतलब एक पर्टिकुलर रूल बुक में तो ये भी लिखा है कि अगर आप पानी को पार करके व्यापार करने जाते हो, तो आपको मतलब अपना शुद्धिकरण करना पड़ेगा, ये वर्जित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर बुद्धिज्म ने इस चीज को बड़े आराम से एक्सेप्ट किया उस टाइम पे। तो एक ऐसा रिलीजन, ठीक है, जिसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, उस समय के जो बदलाव आ रहे थे समाज में उसको एक्सेप्टेंस दी, इस वजह से बुद्धिज्म बड़ा ग्रो कर गया। ठीक है। व्यापारियों की क्लास को इस चीज से बड़ी राहत थी कि हमें बुद्धिज्म में एक्सेप्ट किया, क्योंकि देखो रिलीजन बहुत बड़ी चीज होती थी उस टाइम पे। अगर हिंदुइज्म में या ब्राह्मणिकल उस पर्टिकुलर उसमें आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही, और वो आपको एक तरीके से हटा रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे आप। मतलब रिलीजन उस टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता था कि रिलीजन तो चाहिए ही चाहिए, कहीं ना कहीं कोई एक बैक तो चाहिए आपको। तो बुद्धिज्म ने इसीलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर भी होने लगा था लोगों के बीच में। ठीक है। अच्छा।
अब अगर अगला हमारा सब टॉपिक है सब टॉपिक 7। अब आप देखें कि संस्कृत वर्ड, यहाँ मैं शुरू कर रही हूँ संस्कृत शब्द। अब ये जो स्तूप का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें लगता है आज के हमें लगता है कि हम इसे ना सिर्फ बुद्धिज्म के साथ ही जोड़ते हैं कि ये तो बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, बुद्धिज्म से रिलेटेड डेफिनेटली है, लेकिन स्तूप जो होते थे वो पहले भी बनाए जाते थे। और ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, हमें इसके कोई रिमेन्स नहीं मिले हैं, बुद्धिज्म के पीरियड से पहले हमें स्तूप के रिमेन्स नहीं मिले हैं, लेकिन ऋग्वेद में और बुद्धिस्ट सोर्सेज में इस चीज का मेंशन है कि स्तूप हुआ करते थे। और ये कहा जा रहा है, ये कयास लगाया जा रहे हैं कि हो सकता है वो जो स्तूप बनते थे वो लकड़ी के हों या किसी ऐसे मटेरियल के हों जो सरवाइव ना कर पाए हों इतना लंबा टाइम पीरियड। क्योंकि हमें अगर आप देखें तो रिमेन्स में, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में, या अगर आप खुदाई करते हैं तो कुछ ऐसा मिला ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ऋग्वेद में भी मेंशन्ड है स्तूप के बारे में, और बुद्धिस्ट सोर्सेज में भी मेंशन्ड है स्तूप के बारे में। और ये जो संस्कृत शब्द है स्तूप, अगर इसका लिटरल मीनिंग आप देखें, इसका मतलब होता है हीप, एक ढेर, मिट्टी का एक ढेर। ठीक है। और हालांकि वैसे स्तूप क्या है, स्तूप का कॉन्सेप्ट क्या है, स्तूप का कॉन्सेप्ट ये है कि भैया जो चीजें भगवान बुद्ध ने इस्तेमाल की हुई है या उनसे रिलेटेड है वो बड़ी पवित्र हो जाती है क्योंकि एक सेंट ने इस्तेमाल की हुई है। उन चीजों को जहां पे दबाया गया है उसके ऊपर एक स्तूप बनाया जाता है। एक हेमिस्फेरिकल, मतलब समझ लो संतरे को आधा काट दो तो वो हेमिस्फेयर बन जाता है ना, वो उल्टा करके रख दो वो हेमिस्फेयर बन जाएगा ना। तो स्तूप वो ढेर है। ठीक है। स्तूप वैसे ही उसकी कोई एक, उसे आप अगर आप देखोगे पिक्चर्स में अभी आपको आगे दिखाऊंगी तो आपको समझ जाएगा, वही एक जो ढेर है उल्टा हेमिस्फेरिकल पोजीशन, उसमें कागज पे अगर आप देखो तो एक सेमी सर्कल जो दिखता है वही स्तूप है। उसके नीचे उसके अंदर भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो चीजें थी जो वो इस्तेमाल करते थे वो बरी की हुई है। ठीक है। एक बुद्धिस्ट सोर्स अशोक वादन है, उसमें बताया हुआ है कि अशोक ने, राजा अशोक ने, अशोक जो मौर्यन किंग थे, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं ये भगवान बुद्ध के जो रेलिक्स, या रेलिक्स क्या हुए जो वो चीजें इस्तेमाल करते थे। ठीक है। जो उनकी बड़ी इस्तेमाल की चीजें होती थी, इंपॉर्टेंट चीज, मतलब इंपॉर्टेंट और जो उनसे एसोसिएटेड थी, उनसे रिलेटेड जो भी चीज थी, उनको इंपॉर्टेंट टाउन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था और वहां पे स्तूप्स को कंस्ट्रक्ट करने के का आदेश दिया था। और ये कहा जाता है कि 84,000 स्तूप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब ये कितना सच है कितना नहीं, बट एटलीस्ट इन थ्योरी एक सोर्स मेंशन करता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बनवाए थे। ठीक है। अब आप देखें अब आप देखें, अब बुद्धिस्ट लिटरेचर में कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें जगह हैं वो मेंशन की हुई हैं जो भगवान बुद्ध की से रिलेटेड है। क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा पवित्र जगह हो गई। फिर उनको एनलाइटनमेंट यानी कि उनको कहाँ से, मतलब ज्ञान, परम ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई, बोध गया। बोध गया कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है। अब उसके बाद आप बताइए कि फर्स्ट सरमन या पहला आपका जो रिलीजियस जो मॉरल सब्जेक्ट पे जो उन्होंने लेक्चर दिया होगा या बताया होगा या कुछ कहा होगा लोगों से, वो कहाँ दिया, पहली बार कहाँ दिया, सारनाथ यानी कि यूपी में। उनको निब्बान, निब्बान मतलब निर्वाण, ये पाली शब्द है निब्बान। निब्बान का मतलब होता है जो उनको गति मिल गई, परम गति, मतलब उसके बाद जब वो फिजिकली तो वो खत्म, हमें लगता है कि आम इंसान है हम तो हम कहेंगे भैया फिजिकली तो वो खत्म हो गए, वो रहे नहीं। ठीक है। बट इट इज बिलीव्ड कि उसके बाद उनका कोई जन्म नहीं होगा। तो वो स्टेज आ गई आपकी निर्वाण की, मतलब आपको सदगति मिल गई, आप जन्मों के बंधन से मुक्त जहां हुए, वो जगह थी कुशीनगर जो कि यूपी में पड़ती है। ठीक है। अब ये तो कुछ हो गई इंपॉर्टेंट चीजें। एक टर्म और है चैत्य, अगर आप बुक में देखोगे वो कुछ नहीं, एक प्रेयर हॉल या मेडिटेशन हॉल होता है। ठीक है। उसका मीनिंग होता है प्रेयर हॉल या मेडिटेशन हॉल। ठीक है। अब इसके बाद देखो आप हम करते हैं स्तूप जो होते हैं, स्तूप बनाए कैसे जाते थे और उनका स्ट्रक्चर क्या होता था। अब ये देखो इंस्क्रिप्शंस और रेलिंग्स जो होते हैं, इंस्क्रिप्शन आप इनकी रेलिंग देखोगे ना, उस पर कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शंस होगी। ये देखो ये रेलिंग्स है, इन पे कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शंस होती हैं। ठीक है। कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शंस पड़ी होंगी यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, रेलिंग्स पे, पिलर्स पे। अब इसके ये देखो, ये जो है तोरान कहते हैं इसको, बेसिकली ये गेटवेज है। गेटवेज, ये भी एक गेटवे है, ये भी एक गेटवे है, ये साइड व्यूज है गेटवेज के। और यहाँ पे 4 गेटवे होते हैं किसी भी स्तूप में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ।
ठीक है, 4 गेटवेज होते हैं एक स्तूप में। ये जो हेमिस्फीयर जैसा आपको दिख रहा है, जैसे एक कटोरी को उल्टा करके रख दिया हो या बोल को उल्टा करके रख दिया हो, इसको कहते हैं अंड। अंड, ठीक है। ये जो इसके ऊपर बैल्कनी टाइप स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, ये बालकनी टाइप जो आपका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा हो, इसको कहते हैं हम हार्मिक। क्या है ये, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये अंड के ऊपर जो ये हार्मिक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, धाम, भगवान का धाम या भगवान का निवास या भगवान का घर कह लो, बहुत ही आम भाषा में कह लो रेजिडेंस ऑफ गॉड, ठीक है, भगवत धाम। और ये जो है, ये एक लाइन जो ऊपर है जिसको मस्त भी कहते हैं, हार्मिक से जो निकल रहा है, ये जो बालकनी लाइक स्ट्रक्चर है इसको हार्मिक कह दिया। और इसके ऊपर ये जो एक डंडा सीधा खड़ा हुआ है इसको कह दिया मस्त इंग्लिश में, और यष्टि इसको कहते हैं, वैसे इसकी टर्म क्या है, यष्टि, ठीक है। इस खड़े हुए डंडे को कहेंगे, ये जो मास्ट है इसको कहेंगे यष्टि, अ टॉल अपराइट पोस्ट, जैसे एक मतलब एक लंबा डंडा बेसिकली, उसको आप यष्टि बोलोगे। और इस यष्टि के अराउंड अगर आप देखो, ठीक है, ये जो 3 निकल रहे हैं, ठीक है, ऊपर ट्रायंगुलर शेप में लग रहा है, नीचे इस डायग्राम के हिसाब से जो ट्रेपेजॉइड शेप में लग रहा है वैसे है। आप देखो छतरी टाइप है। आप ये देखो, ये देखो, ये जो है, ये 3 अम्ब्रेला जो है इनको हम छतरी बोलेंगे, ठीक है, छतरी। अब ये जो है बेसिकली किसी भी स्तूप का स्ट्रक्चर है। अब ये जो है, ये क्या है, ये गेटवे है, ठीक है। और ये इसमें ये जो लगे हुए हैं ना, इसको अगर आप थोड़ा सा पास में अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली कुछ मैसेजेस, कुछ स्टोरीज अलग अलग जातक से बनाई हुई हैं, दिखाई गई हैं, कुछ इसमें बनाया हुआ है। स्कल्पचर्स को अगर आप देखोगे, दे हैव अ स्टोरी बिहाइंड इट, ठीक है, कुछ ना कुछ स्टोरी है। अब ये एक गेटवे है, ये दूसरा गेटवे है, हर जगह गेटवे आपके 4 है। और देखो ये जो रेलिंग है ना, ये रेलिंग और इसके अंदर, ठीक है, मतलब इस अंड और ये जो इसके बीच में जो जगह है, बेसिकली ये सेपरेट, ये जो रेलिंग्स है ना, ये बेसिकली सेपरेट कर रही हैं हमारी आम दुनियादारी वाली जो दुनिया है उसको, पवित्र कह लो या सेक्रेट जो वर्ल्ड है ना, पवित्र मतलब भगवान की जो दुनिया है, जो बड़ी पवित्र सी दुनिया है, उसको दीन दुनिया से अलग करिए, ठीक है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बेसिकली आम दुनिया से अलग करने का ये एक सिंबल है, ठीक है, ये एक सिंबल है। और ये देखो, ये क्या है, ये आपका हार्मिक है, ये बैल्कनी लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ये आपका हार्मिक है, ठीक है। तो ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया क्या, स्तूप्स का। और ये मतलब बेसिकली ये बनाए। अब इसमें हमने देखो, अमरावती तो मैं करूंगी अगली क्लास में, अमरावती और सांची स्तूप का थोड़ा सा हमने करना है कंपैरिजन, वो तो मैं करूंगी अगली क्लास में। बट यहाँ पे आप एक चीज समझो कि सांची स्तूप और भारूच स्तूप जो दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में है, ये है बड़े प्लेन, ठीक है। लेकिन जो अमरावती वाला स्तूप है, अब जैसे ये जो स्तूप है इसके ऊपर कुछ नहीं है, कोई स्कल्पचर, कोई मतलब डिजाइन नहीं है, ये जो अंड है ये प्लेन है। तो सांची और भारूच के स्तूप ऐसे ही हैं, ठीक है, ये प्लेन ही है, ऐसे ही है। लेकिन जो अमरावती का स्तूप है ना, अब ये मैं इसको साइड व्यू दिखाया आपको, ठीक है, ये देखो, ये गेटवे का साइड व्यू है। तो अमरावती का जो स्तूप है ना, वहां इसमें यहाँ कुछ ना कुछ स्कल्पचरल डिजाइन हुआ करते थे। अब अमरावती का स्तूप एक्चुअली रहा नहीं है, उसकी भी एक रीजन है, मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगी वो, नहीं तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो अमरावती और शाहजी की ढेरी जो कि पेशावर में है, उसके ऊपर काफी डिजाइन, काफी एलैबोरेटेड, बहुत डेकोरेटेड थे, इतने सिंपल नहीं थे जितने सांची और भारूच के थे, ठीक है। तो ये मैं तो ये अगली क्लास में होगा। तो आज के लिए मैं बस अभी इतना ही करती हूँ, और अगली क्लास बहुत जल्द मैं मिलती हूँ अपने सब टॉपिक 8 और 9 के साथ, ठीक है। हमने तो आज 6 और 7 किया ना, तो बहुत जल्द अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।